नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अविल नाउ ऑनलाइन क्लासेज में। मैं विजय लांबा आपको साइंस पढ़ाने जा रहा हूं। हमने पिछले वीडियो में देखा था रोग के बारे में और हमने एक रोग पढ़ लिया था संक्रामक रोग। उसमें भी एक रोग हमने पढ़ लिया था रेबीज। तो रेबीज के बारे में हमने पढ़ा था कि रेबीज का टीका बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम था लुईस पास्चर। रेबीज को कहते हैं हाइड्रोफोबिया, जल आतंक, पागल कुत्ते बंदर बिल्ली के काटने से होता है और इसमें तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दूसरा रोग हम पढ़ने जा रहे हैं और दूसरा रोग आपके लिए है पोलियो। पोलियो जिसको बोला जाता है बाल पक्षघात। दूसरा रोग हम पढ़ रहे हैं पोलियो बाल पक्षघात। अब देखो पोलियो प्रश्न पहला कि कैसा रोग है, तो मैंने आपको बताया था कि एक प्रकार का वायरस जनित रोग है। कौन से वायरस से होता है, तो इसका रोग जनक होता है पोलियो वायरस। पोलियो का रोग जनक होता है पोलियो वायरस। अब देखो पोलियो वायरस जब शरीर में प्रवेश करेगा तो किससे करेगा, कैसे करेगा, तो ये गंदे जल या भोजन से शरीर में प्रवेश करेगा। अब शरीर में प्रवेश करने के बाद ये किसको प्रभावित करेगा, तो ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा। तंत्रिका तंत्र में से भी किसको प्रभावित करेगा, तो तंत्रिका तंत्र में ये मेरुरज्जु जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड है उसको ये प्रभावित करता है, जिससे क्या होता है कि शरीर में लकवे के समान अवस्था उत्पन्न हो जाती है। जिस अंग को ये प्रभावित करेगा वो अंग क्या हो जाएगा, आकार में छोटा हो जाएगा और धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देगा। अब देखिए पोलियो का जो उपचार है वो है पोलियो की दवा। पोलियो की दवा। अब देखो पोलियो की दवा एक होती है ओपीवी, इसका मतलब होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। पोलियो की दवा है ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन। ये बनाई थी किसने, अल्बर्ट सेबिन ने। पोलियो की दवा किसने बनाई, तो आप क्या बताएंगे, अल्बर्ट सेबिन ने। यही क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पोलियो की दवा है ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, किसने बनाई, अल्बर्ट सेबिन ने। लेकिन आपसे पूछा जाए कि पोलियो का टीका किसने बनाया, तो हम बताएंगे पोलियो का टीका जॉन साल्क ने बनाया। पोलियो का टीका होता है आईपीवी इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन और पोलियो की दवा होती है ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन। अब देखिए पोलियो को कंट्रोल करने के लिए सरकार और WHO ने 1995 में पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रश्न आ जाए कि भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो 1995 में। अब देखिए इसके नाम के आगे पल्स शब्द क्यों लग रहा है, क्या बता सकते हो आप इसके आगे पल्स क्यों लग रहा है? देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि हमारी पल्स जो हार्ट बीट है वो लगातार चलती है, उसी प्रकार से ये कार्यक्रम भी 1995 से लगातार चला था, इसलिए इसको कहा जाता है पल्स पोलियो कार्यक्रम। अब देखो आपसे पूछा जाए कि पोलियो मुक्त होने वाला पहला देश है, तो क्यूबा। पोलियो से मुक्त होने वाला पहला देश कौन सा है, तो क्यूबा है। भारत को 2014 में पोलियो मुक्त किया गया। प्रश्न आ जाए कि भारत को कब पोलियो मुक्त किया गया, तो भारत को WHO के द्वारा 2014 में पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित किया गया। अब देखो पोलियो के लिए एक नारा दिया जाता है, 2 बूंद जिंदगी की। 2 बूंद जिंदगी की। तो पूछ लिया जाए कि 2 बूंद जिंदगी की ऐसा नारा कौन से रोग के लिए दिया जाता है, तो हम बताएंगे पोलियो रोग के लिए दिया जाता है। फिर पूछा जाए कि किसने दिया, तो आप बता सकते हो किसने दिया, तो ये दिया था डॉक्टर घोष ने। एक डॉक्टर घोष था, उसने ये नारा दिया था 2 बूंद जिंदगी की। जयपुर के रहने वाले थे अपने। तो हमने पढ़ा पोलियो। पोलियो को कहते हैं बाल पक्षघात। ये हमारे तंत्रिका तंत्र में मेरुरज्जु को प्रभावित करता है और एक वायरस जनित रोग है जो गंदे जल या भोजन से शरीर में प्रवेश करता है। वायरस का नाम है पोलियो वायरस। पोलियो का इलाज क्या है, तो पोलियो की दवा बच्चों को जन्म के समय पिलाई जाती है। देखो पोलियो की दवा 0 से 5 साल के बच्चों को पिलाई जाती है। आपसे पूछ लिया जाए कि पोलियो की दवा कौन सी उम्र के बच्चों को पिलाई जाती है, तो 0 से 5 साल के बच्चों को पिलाई जाती है।
पोलियो की दवा कौन सी है? तो पोलियो की दवा है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। फिर पूछे कि पोलियो की दवा किसने बनाई? तो पोलियो की दवा बनाई थी अल्बर्ट सेबिन ने। लेकिन पूछा जाए कि पोलियो का टीका किसने बनाया? तो पोलियो का टीका बनाया था जॉन साल्क ने, जिसको बोलते हैं IPV। फिर आ जाए कि भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 1995 में WHO द्वारा इसकी शुरुआत की गई। फिर पूछे कि पोलियो मुक्त होने वाला पहला देश कौन सा है? तो पोलियो मुक्त होने वाला पहला देश है क्यूबा। फिर पूछा जाए कि भारत को पल्स पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? तो 2014 में घोषित किया गया। फिर पूछे कि 2 बूंद जिंदगी की ये नारा किसने दिया? तो ये डॉक्टर घोष ने दिया। तो ये था आपके लिए दूसरा रोग पोलियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसके नोट्स भी बना सकते हो, उसको लिख भी सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रोग, परीक्षा में पूछे जाते हैं। RS 2015 में पोलियो से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 1995 में। लगातार इन रोगों से परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो हम आगे पढ़ते हैं अगला रोग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके प्रश्न कई प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में बनते हैं। पटवार की एग्जाम जो लास्ट हुई थी उसमें भी इस रोग से क्वेश्चन पूछा गया था। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा क्वेश्चन था। तो आप लगातार बने रहें, जुड़े रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत सारी चीजें आपको नई नई सीखने को मिलेंगी। अब देखो तीसरा रोग आपके लिए मैं पढ़ा रहा हूं एड्स। काफी जाना पहचाना नाम है। पहला क्वेश्चन इसमें से बनता है कि इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखो दोस्तों, परीक्षा में इसका पूरा नाम पूछ लिया जाता है। तो ए का मतलब एड्स, आई का मतलब इम्यूनिटी, डी का मतलब डेफिशिएंसी और एस का मतलब है सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो हम कह सकते हैं कि जन्म के बाद हमारे प्रतिरक्षी तंत्र के कमजोर पड़ने के कारण ये उत्पन्न होने वाला रोगों का क्या है? एक समूह है। जहां भी सिंड्रोम शब्द आ जाए, सिंड्रोम का तात्पर्य होता है ग्रुप ऑफ डिजीज, रोगों का समूह है। अब आगे बात की जाए कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो सबको पता है पूरे विश्व में धूमधाम से एड्स दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि एड्स का प्रतीक क्या है? देखिए ऐसे जो रेड रिबन होता है, रेड रिबन जो होता है, रेड रिबन एड्स का क्या है? प्रतीक है। आप हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो तो आपको ऐसा निशान से दिखाई देता है इससे। तो इसका मतलब क्या है? ये किसका प्रतीक है? एड्स का प्रतीक है। तो एड्स का प्रतीक क्या है? लाल फीता, रेड रिबन। उसके बाद देखिए एड्स को कहते हैं मृत्यु का वारंट। आपसे पूछे कि कौन से रोग को मृत्यु के वारंट की संज्ञा दी गई या मृत्यु का वारंट कहते हैं, तो हम बताएंगे एड्स को मृत्यु का वारंट कहते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जिसके हो जाता है उसका मरना क्या होता है? निश्चित होता है, इसलिए इसको कहा जाता है मृत्यु का वारंट। फिर इसका जो फर्स्ट केस था, फर्स्ट रोगी था, वो 1981 में अफ्रीका में मिला। अफ्रीका में एड्स का पहला रोगी कब मिला? 1981 में मिला। लेकिन यदि भारत की बात की जाए तो भारत में इसका फर्स्ट केस 1986 में सामने आया। और कहाँ आया? चेन्नई, तमिलनाडु में इसका पहला केस 1986 में देखने को मिला। राजस्थान की यदि बात की जाए तो राजस्थान में इसका पहला रोगी 1987 में पुष्कर, अजमेर में मिला। तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं कि एड्स का पहला रोगी कहाँ सामने आया? तो ये पहला रोगी सामने आया 1981 में अफ्रीका में। भारत की यदि बात की जाए तो भारत में इसका पहला रोगी सामने आया चेन्नई में। और यदि राजस्थान की बात की जाए तो इसका पहला रोगी सामने आया पुष्कर, अजमेर में। ये तो हुआ इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इसमें आगे पढ़ते हैं कि ये बीमारी कैसे होती है। अब तक हमने पढ़ा इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। इसको रेड रिबन से शो किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसे मृत्यु का वारंट भी कहते हैं। और इसके इतिहास के बारे में पढ़ा कि इसमें कौन सा रोगी कब सामने आया। अब बात करें इसके रोग जनक की, तो देखिए इसके रोग जनक की बात की जाए तो सब जानते हैं इसका रोग जनक है HIV वायरस। HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस।
HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब देखिए ये एक प्रकार का RNA वायरस है। ये एक प्रकार का कैसा वायरस है? RNA वायरस। RNA का पूरा नाम आप जानते हो राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो एक प्रकार का कैसा वायरस है? RNA वायरस है। और ये रिट्रो फैमिली का वायरस, मतलब कैसा वायरस है? रिट्रो वायरस। एक प्रकार का कैसा वायरस है? रिट्रो वायरस। रिट्रो वायरस वो होते हैं जो लगातार अपना आकार और आकृति बदलते रहते हैं। तो देखिए, तो ये भी एक प्रकार का कैसा है? रिट्रो वायरस। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। देखो ये कैसे शरीर को प्रभावित करता है। ये जो एड्स रोग है और इसका जो ये वायरस है, ये शरीर में प्रवेश करने के बाद हमारी WBC को प्रभावित करते हैं। आपको पता होगा कि WBC कुछ हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने का कार्य करती है, तो ये सीधा WBC पे अटैक करता है। अब WBC में आपने पढ़ा होगा कि कोशिका होती है T सेल, T लिम्फोसाइट। इसमें कोशिका होती है CD4 सेल। इसमें कौन सी कोशिका होती है? कौन सी सेल होती है? CD4 सेल। ये CD4 सेल की संख्या 400 से 1200 होती है। लेकिन ये क्या करता है? ये HIV वायरस शरीर में जाकर इसकी संख्या को घटा देता है। इसकी संख्या को घटाने से क्या होता है कि हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो बिल्कुल घट जाती है। और जब रोगों से लड़ने की क्षमता घट जाएगी, ऐसी स्थिति में जो रोग शरीर में उत्पन्न होगा वो रोग स्थायी हो जाएगा। जैसे किसी को जुकाम हो गया, जुकाम परमानेंट। किसी को दस्त हो गई, परमानेंट हो जाएगा। किसी को पेट दर्द हो गया, परमानेंट हो जाएगा। जो भी रोग होगा वो परमानेंट हो जाएगा। क्यों होगा? मैंने बताया, इसमें WBC की क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। WBC में कौन सी सेल्स की कमी आती है? CD4 सेल्स की कमी आती है। इसमें क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा ये वायरस क्या करता है? अपनी और प्रतिलिपियां तैयार करता है। और प्रतिलिपि तैयार करता है तो वायरस शरीर में अपनी संख्या को बढ़ा लेता है। अपनी संख्या को बढ़ाकर क्या करता है? WBC को खा जाता है, जिससे WBC की क्या आ जाती है? कमी। देखो, कोई भी इन्फेक्शन हो शरीर में, कोई भी इन्फेक्शन हो, WBC बढ़ेगी। लेकिन एड्स ऐसा रोग है जिसमें क्या होती है? WBC घटती है। तो प्रश्न आ जाए कि एड्स रोग में WBC पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो WBC घटती है, जिससे इम्यून सिस्टम क्या होता है? प्रभावित होता है और शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये तो बात हुई वायरस की। फिर आपसे पूछा जाए कि रोग कैसे फैलता है, इसके फैलने के रीजन क्या है, कारण क्या है? तो देखो, इसके फैलने के कारण है संक्रमित रक्त। संक्रमित रक्त। यदि किसी HIV पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड किसी सामान्य व्यक्ति को लगा दिया जाए तो वो कैसा हो जाएगा? HIV संक्रमित हो जाएगा। या फिर संक्रमित सुई के उपयोग से, या हम बोल सकते हैं जो स्टिकर बनाते हैं, जो टैटू बनाते हैं, उससे भी बीमारी हो सकती है। कान वान कर्ण छेदन जो करवाते हैं उससे भी हो सकती है। वेश्यावृत्ति से भी ये बीमारी हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा नाई की दुकान में जब हम शेविंग वगैरह बनाते हैं उससे भी ये बीमारी हो सकती है। एक ही सुई का बार बार उपयोग करने से भी बीमारी हो सकती है। तो ये तो बात हुई इसके फैलने के कारण की। अब बात करें कि जब ये वायरस शरीर में प्रवेश करेगा उसके बाद उपचार कौन सा होगा, इसका इलाज क्या है, इसका उपचार क्या है? पहले देखो, इसकी जांच कराई जाएगी और इसकी जांच पहली है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट का संबंध कौन से रोग से है? तो हम बताएंगे एलिसा का संबंध एड्स से है। एलिसा का पूरा नाम है एंजाइम लिंकेड इम्यूनो सोलवेंट एसे। ये परीक्षा में पूरा नाम पूछा जा सकता है आपसे कि एलिसा का पूरा नाम है, तो हम बताएंगे एंजाइम लिंकेड इम्यूनो सोलवेंट एसे। परीक्षा में आता है दोस्तों इसका पूरा नाम। फिर दूसरा आपके लिए मैं बताता हूं, जो सबसे कन्फर्मेटिव जांच है वो है वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट इसका कन्फर्मेटिव जांच है। प्रश्न आ जाए कि एड्स की सबसे खास या सबसे विशेष या सबसे बेस्ट जांच कौन सी है, तो हम बताएंगे वेस्टर्न ब्लॉट। ये एंटीबॉडी पर आधारित होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वेस्टर्न ब्लॉट किस पर आधारित होती है, तो वेस्टर्न ब्लॉट एंटीबॉडी पर आधारित होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो पटवार में पिछली बार आया था, PCR पॉलीमर चेन रिएक्शन। पॉलीमर चेन रिएक्शन ये एड्स की तीसरी जांच है जो परीक्षाओं में पिछली बार इसका क्वेश्चन पूछा गया था पटवार के एग्जाम में।
पीसीआर का संबंध कौन से रोग से है, तो पीसीआर का संबंध एड्स से। तो मैंने 3 जांचें बताई। एलिसा पूरा नाम है एंजाइम लिंकेड इम्यूनोसेलेमेंट ऐसे, दूसरा है वेस्टर्न ब्लॉट जो एंटीबॉडी पर आधारित है, और तीसरा है पीसीआर पॉलीमर चेन रिएक्शन। इसके अलावा देखो दोस्तों ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं। ब्लड टेस्ट में क्या देखेंगे, डब्ल्यूबीसी की संख्या, यदि डब्ल्यूबीसी घटी हुई है तो उसे थोड़ा आइडिया हो सकता है। तो ये तो हो गई इसकी जांच। अब इसके उपचार की यदि बात की जाए तो देखिए वैसे वायरस जनित रोगों का कोई उपचार नहीं है, लेकिन एड्स से पीड़ित व्यक्ति का एक थेरेपी दी जाती है। एड्स से पीड़ित व्यक्ति को एक दवाई काम ली जाती है, थेरेपी, इसको बोलते हैं एआरटी। एआरटी का मतलब होता है एंटी रिट्रो वायरस थेरेपी, एंटी रिट्रो वायरस थेरेपी। इससे क्या होता है, देखो मरना तो निश्चित है, लेकिन इस दवाई के माध्यम से वायरस का जो प्रभाव है वो कुछ समय के लिए कम हो सकता है, खत्म कभी नहीं होगा, लेकिन कुछ समय के लिए क्या हो सकता है, कम हो सकता है। प्रश्न आ जाएगा इसमें कौन सी दवाई काम में लेते हैं, इसमें जीडोविडिन, इसमें जीडोविडिन नाम की दवाई का उपयोग किया जाता है। तो अब तक हमने पढ़ा कि एड्स रोग एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एक प्रकार का यौन संक्रमित रोग है। एड्स एक प्रकार की एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो एक से दूसरे में फैलती है। इसका रोगजनक एचआईवी वायरस है। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में एड्स के सर्वाधिक रोगी कहाँ हैं, तो मुंबई में। लेकिन आपसे पूछा जाए कि एड्स का सर्वाधिक हॉट स्पॉट भारत में कहाँ है, तो यह है गोवा में। लेकिन राजस्थान में पूछा जाए कि सर्वाधिक रोगी कहाँ हैं, तो इसके राजस्थान में सबसे ज़्यादा रोगी हैं जयपुर में। तो ये आपको पता होना चाहिए आपके नॉलेज के लिए। तो उसके बाद हमने पढ़ा एड्स की 3 जांच है, एलिसा, वेस्टर्न ब्लॉट और तीसरी है पीसीआर। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि एड्स का इलाज क्या है, तो एआरटी है, एंटी रिट्रोवायरस थेरेपी। इसमें कौन सी ड्रग्स काम में ली जाती है, इसमें जीडोविडी नाम की दवाई का उपयोग किया जाता है। तो अब तक हमने पोलियो, रेबीज और एड्स 3 रोग पढ़ लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। अब देखो मैं आपको 3 रोग पढ़ाता हूं जो एक ही प्रकार के मच्छर से होते हैं। 3 रोग आपको मैं पढ़ाता हूं जो एक ही प्रकार के मच्छर से होते हैं। एक आपने नाम सुना होगा डेंगू, जिसको बोलते हैं बोन ब्रेक फीवर, मतलब हड्डी तोड़ बुखार। एक आपने नाम सुना होगा चिकनगुनिया का, चिकनगुनिया, और एक आपने नाम सुना होगा जीका वायरस। ये 3 रोग हैं। देखो तीनों का एक ही वाहक है, इन तीनों रोगों का एक ही वाहक है जिसको हम बोलते हैं एडीज एजिप्टाई। कौन सा मच्छर होता है, ये मादा एडीज एजिप्टाई होता है। ध्यान रखना, काटने के जो दांत होते हैं वो मादा मच्छर में होते हैं। तो मादा एडीज एजिप्टाई किसका कारण है, डेंगू का, चिकनगुनिया का और जीका वायरस का। 3 रोग हैं जो मादा एडीज एजिप्टाई के काटने से होते हैं। इनका क्या है, वाहक है। इसको टाइगर मच्छर भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टाइगर मॉस्किटो। टाइगर मच्छर कौन से मच्छर को कहते हैं, मादा एडीज एजिप्टाई को टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। ये जो मच्छर है ये मच्छर साफ पानी में रहता है। आपको पता होगा, जैसे कि आप कहीं पार्क में घूमने वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे जो मच्छर होते हैं उनमें डेंगू का मच्छर भी हो सकता है। तो आपको अपने आप को संभाल के रखना है। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है, पूरे दिन के समय मुख्यतः में काटता है। तो अपने कूलर वगैरह में हम पानी में तेल भी डाल सकते हैं। उसके बाद चिकनगुनिया, ये एक, इसमें देखो डेंगू में क्या होता है, डेंगू रोग में हमारी जो ब्लड को थक्का बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं प्लेटलेट्स, वो घट जाती हैं, जिससे क्या होता है कि ब्लड बहने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए डेंगू को हेमोरेजिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है। डेंगू को क्या बोलते हैं, हेमोरेजिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है। तो डेंगू हेमोरेजिक फीवर और बोन ब्रेक फीवर कहलाता है। मादा एडीज एजिप्टाई से ये होता है। और इसका जो रोगजनक है वो अर्बो वायरस है। कौन सा वायरस है, अर्बो वायरस। किसको प्रभावित करता है, तो हमारी प्लेटलेट्स को ये प्रभावित करता है। अब उपचार क्या है, तो देखो डेंगू को कोई भी बुखार हो, बुखार के उपचार हेतु पीसीएम पैरासीटामोल नाम की दवा काम में ली जाती है। कोई भी बुखार हो, बुखार के उपचार में
पैरासीटामोल नाम की औषधि काम में ली जाती है। बात करें चिकनगुनिया की, तो चिकनगुनिया कौन से मच्छर से होता है? तो चिकनगुनिया भी एडीज एजिप्टाई मच्छर से होता है। ठीक है, इसका जो प्रभाव है वो हमारे जॉइंट्स पे पड़ता है, हमारे जो जोड़ हैं उन पे चिकनगुनिया के जो मच्छर के काटने का ज़्यादा प्रभाव होता है, जिससे जोड़ों में बहुत ही तेज क्या होता है, दर्द होता है। और तीसरा है जीका वायरस रोग, आपने सुना होगा। ये एक प्रकार का यौन संक्रमित रोग है, एक प्रकार की एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये यदि किसी माँ के गर्भ में शिशु पल रहा है तो गर्भस्थ शिशु को भी, जिसको हम बोलते हैं इन्फेंट, भ्रूण, उसको भी ये वायरस क्या करता है, प्रभावित करता है। इसका रोग जनक भी क्या है, ये एडीज एजिप्टाई मच्छर है। तो हमने पढ़ा तीनों रोग जो होते हैं वो एडीज एजिप्टाई से कहते हैं। और एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, डेंगू की जो जांच है वो है टोलरेंट टेस्ट। डेंगू में कौन सी जांच कराई जाती है, टोलरेंट टेस्ट कराया जाता है। तो हमने पढ़ा डेंगू, बोन ब्रेक फीवर, हेमोरेजिक फीवर जो मादा एडीज एजिप्टाई के काटने से होता है, इसमें टोलरेंट टेस्ट करवाया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा चिकनगुनिया, ये भी मादा एडीज एजिप्टाई से ही होता है, इसमें जोड़ों को प्रभावित करता है। तीनों का एक ही उपचार है, अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए और अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, और बुखार होने पे जो पैरासीटामोल दवाई है उसका उपयोग इनमें किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों आपको समझ में आएंगे। और जीका वायरस, ये यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एक प्रकार का कैसा रोग है, एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यौन संक्रमित रोग है। यदि किसी गर्भवती महिला को ये होता है तो उसके शिशु को भी प्रभावित करता है। तो ये तीनों रोग हमने पढ़े। तो अब तक हमने 5-6 रोग पढ़ लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग जिसको आप बोलते हो माता, वो पढ़ते हैं। देखो, आपने सुना होगा नाम छोटी माता, बड़ी माता, तो ये क्या है? देखो, एक होती है छोटी माता और एक होती है बड़ी माता। छोटी माता को बोलते हैं चिकन पॉक्स और बड़ी माता को बोला जाता है स्मॉल पॉक्स। बड़ी माता को बोला जाता है स्मॉल पॉक्स और छोटी माता को बोला जाता है चिकन पॉक्स। दोनों ही वायरस जनित रोग हैं। दोनों ही कैसे रोग हैं? वायरस जनित रोग हैं। दोनों में एक ही अंग प्रभावित होता है, त्वचा। इन दोनों रोगों में क्या प्रभावित होती है? त्वचा प्रभावित होती है। त्वचा पे बड़ी बड़ी फुंसियां से निकलते हैं। ठीक है, अब देखो दोनों में अंतर क्या है। छोटी माता और बड़ी माता दोनों में यही फर्क है कि छोटी माता के जो निशान बनते हैं, जो फुंसियां सी बनते हैं, उसके निशान स्थायी होते हैं, और बड़ी माता के जो निशान बनेंगे वो कैसे होंगे? अस्थायी होंगे। कुछ समय बाद, 1-2 महीने के बाद वो ऑटोमेटिक गायब हो जाते हैं। यही दोनों में क्या है? फर्क है। अब आप मुझे बताओ, आजकल जो बच्चों की माता होती है, बड़े की माता होती है, देखो जीवन काल में एक बार माता होती है, इससे शरीर को क्या मिलती है? इम्यूनिटी मिलती है, एंटीबॉडी शरीर में बनती है, दोबारा नहीं होती। तो आजकल बताओ ये होती है या ये होती है? आजकल जो माता होती है उसके निशान स्थायी थोड़े ना होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थायी। तो वर्तमान समय में कौन सी माता होती है? तो हम बताएंगे छोटी माता होती है, क्योंकि इसके निशान कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं, जो बाद में हटे जाते हैं। लेकिन आपने किसी अपने गांव में देखा होगा, कोई बड़ा आदमी है जिसके निशान हो रखे, तो आप उसको पूछने की क्या है, तो आपको बताएंगे माता के निशान। इसका मतलब वो कौन से रोग से ग्रसित है? बड़ी माता से। दोनों में प्रभावित क्या होगा? त्वचा। अब छोटी माता का रोग जनक है वेरिसेला जोस्टर वायरस, और बड़ी माता का रोग जनक है वेरियोला वायरस। देखो सेम से नाम है, वेरिसेला, और इसका है वेरियोला वायरस। ये दोनों वायरस ही शरीर में जाके क्या करते हैं? त्वचा को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आजकल बड़ी माता क्यों नहीं होती? क्योंकि बड़ी माता को बोलते हैं चेचक। बड़ी माता का दूसरा नाम क्या है? चेचक। तो चेचक का टीका सबसे पहले बनाया था
एडवर्ड जेनर ने। अब देखो दोस्तों, यदि कोई बीमारी का टीका बने, जैसे वर्तमान समय में चल रहा है कि कोरोना का टीका बन रहा है, सुनने में आ रहा है, तो जब टीका बन जाएगा तो बीमारी होना बंद हो जाएगी। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि कौन से रोग का टीका बना था? बड़ी माता का नाम स्मॉल पॉक्स और चेचक। बड़ी माता का टीका किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने बड़ी माता का टीका बनाया। तो सबसे पहले बनाया गया टीका कौन सा है? एडवर्ड जेनर। दूसरा क्वेश्चन, टीके के खोजकर्ता कौन है? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को ही प्रतिरक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रतिरक्षी विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। तो ये दो रोग हैं जो सेम से हैं, ठीक है। अब आपको मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। बचा हुआ जो वायरस जनित रोग है वो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।